हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारे भूगोल की यात्रा चल रही है बेटा, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं द्वितीयक क्रियाएं। क्या होती है द्वितीयक क्रियाएं सर? क्या इसका संबंध प्राथमिक क्रिया जो हमने पढ़ा उससे है क्या? सब बातें करेंगे हम। पहले तो आपको बता दूं, ये चैप्टर ब्लूप्रिंट के हिसाब से है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनको केवल छोटे प्रश्न करने हैं। छोटे प्रश्न यहां से आएंगे, बड़े प्रश्न भी आएंगे, लेकिन पहले हम छोटे प्रश्न पर फोकस करेंगे, जिससे बड़े प्रश्न हमारे आराम से हो जाए। समझ रहे ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो पाठ का नाम है द्वितीयक क्रियाएं। तो समझिए आप कि सर द्वितीयक क्रिया तो हमने पढ़ा दिया, लेकिन इससे पहले हमने प्राथमिक क्रिया के अंदर बात की थी। तो प्राथमिक क्रिया क्या होती है? क्या होती है सोचिए आप। सर प्राथमिक क्रिया वो होती है जिसमें प्रकृति से प्राप्त कोई भी कच्चा माल है, कोई भी संसाधन है, उसको हम सीधा उपभोग कर लेते हैं। यानी मतलब आपने प्रकृति से संबंध किससे होता है? इसका प्राथमिक क्रिया का प्रकृति से होता है। और इसमें आपने प्राप्त करी लकड़ी। क्या प्राप्त करी है? लकड़ी प्राप्त करी है, और लकड़ी का सीधा उपभोग कर लिया, ईंधन में काम कर लिया, तो ये प्राथमिक क्रिया हो गया। लेकिन आपने मशीन के द्वारा, किसके द्वारा? या तो आप मशीन ले लीजिए, मशीन के द्वारा, ठीक है, या फिर हाथ के द्वारा आपने कोई भी तकनीक के माध्यम से उसका रूप परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? आपने उसका रूप परिवर्तन कर दिया। और जब आप रूप परिवर्तन करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लकड़ी से कुर्सी बना दी, तो उसका क्या बढ़ा दिया आपने? मूल्य बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? मूल्य बढ़ा दिया। तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक क्रिया कहेंगे। तो सर परिभाषा क्या बनी? परिभाषा ये बनती है कि प्रकृति से प्राप्त जो कच्चा माल होता है, उसका तकनीक के माध्यम से रूप परिवर्तन कर उसका मूल्य बढ़ा दिया जाए, तो उसे हम द्वितीयक क्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का यानी लकड़ी का रूप परिवर्तन कर दिया आपने, कुर्सी बना दी, दरवाजा बना दिया, कुछ भी बना दिया, या कोई फ्रेम बना दिया, उसका मूल्य बढ़ाने से वो द्वितीयक क्रिया कहलाती है। आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, हम यहां पर द्वितीयक क्रियाओं में क्या पढ़ेंगे? आप द्वितीयक क्रियाओं में तीन तीन टॉपिक पढ़ेंगे आपके इसके अंदर। मैं यहीं पर बता देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, आगे ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम द्वितीयक क्रिया के अंदर बात करें, तो द्वितीयक क्रिया में तीन तरीके से आप रूप परिवर्तन कर सकते हैं सर। पहला कर सकते हैं कि आप विनिर्माण कर लें। क्या कर लें सर? विनिर्माण कर लें। दूसरा निर्माण कर लें, और तीसरा आप इसमें क्या कर लें? प्रसंस्करण कर लें। क्या कर लें? प्रसंस्करण कर लें। अब सर है क्या चीजें सर? देखिए, इसको समझिए। विनिर्माण को इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। आपको यहां से समझ में आ जाएगा क्या बोलते हैं आप इसको। मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आप इसको बोलते हैं। निर्माण को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और प्रसंस्करण को बोलते हैं प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं अपन? प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हो गया कि सर हम पढ़ते हैं कि हम उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग अपनी फैक्ट्री डाली है, यानी कोई चीज का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर इसका मतलब ही सीधा सा है वस्तु का उत्पादन। वस्तु का उत्पादन। ये वस्तु का उत्पादन पहले हाथ से होता था, और आजकल किससे हो रहा है? मशीन के द्वारा हो रहा है। तो आपने परिभाषा क्या बनाई सर? विनिर्माण का मतलब होता है हाथ से, ठीक है, या मशीन के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करना। छोटी से छोटी, जैसे कोई सुई है उसका करना, इस पेन का करना, फिर इस बड़ी बोर्ड का करना। ये सब किस में आएगा? विनिर्माण में आएगा। तो सर निर्माण में क्या आएगा सर? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि हम कोई चीज निर्मित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भवन निर्माण कर रहे हैं, वो इसमें आ जाएगा। हम कोई, बिल्कुल आराम से समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको चीजें। या हम कोई सड़क निर्माण कर रहे हैं, वो इसमें आ जाएगा, है ना। इस तरीके से जो निर्माण होंगे वो यहां पर आएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोसेसिंग में क्या आएगा सर? सर प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज को करने के लिए हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं। आपके इसमें लिखा हुआ भी है कि प्रोसेसिंग का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप पहले सूत लेकर आएंगे, फिर सूत से क्या बनाएंगे आप? धागा बनाएंगे। धागा यानी कपास लेकर आ रहे हैं पहले, फिर सूत है, फिर धागा है, और फिर उसके साथ क्या बना रहे हैं? कपड़ा बना रहे हैं। तो ये प्रोसेसिंग हो गई। इसी को, ऐसे उद्योगों को हम इसमें शामिल करते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए अचार बना रहे हैं आप, तेल लेकर आ रहे हैं, फिर उसमें मसाले डाल रहे हैं, तो ये प्रोसेसिंग हो गई, वो इसमें शामिल हो गई। तो क्वेश्चन ये बनेगा आपके पास में कि विनिर्माण इनमें से कौन सी क्रिया है? द्वितीयक क्रिया है। निर्माण कौन सी क्रिया है? द्वितीयक क्रिया है। प्रसंस्करण कौन सी क्रिया है? द्वितीयक क्रिया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विनिर्माण का तात्पर्य है वस्तु का उत्पादन, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु का उत्पादन, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? यहां पर आप देखेंगे हमारे पास में विनिर्माण दे रखा है। विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण, ये तीन उद्योग संबंधित चीजें हैं। विनिर्माण का मतलब ही आप समझ लीजिए कि यहां पर विशाल उत्पादन होता है,
कारखाने होते हैं, मशीनें होती हैं, छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु होती है। आजकल जो तृतीयक जो आपके नाम ये समझिए विकसित देश हैं, वो इस पर पूरी तरह से निर्भर है। बात समझ रहे हैं आप? ये तीनों चीजें कर लिया हमने। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन आएगा आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले जो बड़े उद्योग हैं उनकी विशेषताएं, है ना। यानी हम इसमें कर सकते हैं कि विनिर्माण या बड़े उद्योगों की विशेषताएं। इसमें क्या आएगा सर? अब आप देखिए, मैं हर चीज बताऊंगा आपको और वहां से समझ में आएगी। पहली लाइन है कौशल या वस्तु का विशिष्टीकरण। कौशल व वस्तु का विशिष्टीकरण, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि ये ऐसे उद्योग होते हैं जो पहली बात समझिए, विनिर्माण बड़े उद्योग क्या होंगे? वहां पर श्रमिक काम कर रहे होंगे जो कुशल होंगे, वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें होगी, वहां पर एक तरीके से कोई भी चीज होगी गुणवत्ता के अंदर बनेगी। तो खास बात है कि वहां वस्तु का विशिष्टीकरण होगा। विशिष्टीकरण का मतलब होता है कि ऐसे उद्योग केवल एक ही वस्तु का निर्माण करते हैं, या फिर हम इसमें कह सकते हैं वस्तु का निर्माण करते हैं और कौशल भी एक ही होता है। जैसे कुशल होगा, उससे होगा क्या? उससे उस वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाएगी और उसका मूल्य भी कम हो जाएगा। आप समझिए, एक कोई फैक्ट्री है, वो खाली जूते बना रही है। अब जूते बना रही है तो वो जूते के अंदर उसका जूते का जो जूते होंगे उसकी क्या होगी? क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। लेकिन वही कंपनी जूते बना रही है, मोजे बना रही है, सैंडल भी बना रही है, तो क्वालिटी कम होगी और कीमत भी बढ़ जाएगी, है ना। तो पहला टॉपिक है कौशल व वस्तु का विशिष्टीकरण। देखिए, दूसरा आपके पास में यंत्रीकरण। बिल्कुल सर, यंत्रीकरण होगा, ऐसे बड़े उद्योग होंगे, वहां पर मशीनें होगी, मशीनों के द्वारा काम होगा, बड़े बड़े कारखाने होंगे, तो वहां पर यंत्रीकरण यानी मशीनीकृत काम बिल्कुल होगा सर। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है आपके पास में प्रौद्योगिकी नवाचार। ये क्या है सर? प्रौद्योगिकी नवाचार कुछ भी नहीं है। प्रौद्योगिकी नवाचार के अंदर आप इसको समझिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं आपको ज्योग्राफी पाठशाला हमारा चैनल है और ज्योग्राफी पाठशाला के अंदर ही एक हमारा ऐप है। वहां पर मैं जल्द ही एक कोर्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जहां पर सभी चैप्टर्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टोटल सभी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। हर चैप्टर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उनके आपको एग्जाम मिलेंगे, जो बिल्कुल आपके टाइम बाउंड होंगे। आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे, हर चैप्टर के 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे आपके पास में। वहां पर मैपिंग वर्क भी मिल जाएगा और आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा वहां पे, है ना। तो जल्द ही मैं लगभग 1-2 दिन के अंदर आपके सामने लेकर आऊंगा, फिर बात करेंगे हम। तो अगला है प्रौद्योगिकी नवाचार। ये क्या होता है? इसका मतलब देखिए, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, नवाचार यानी कोई नई चीज कर रहे हैं हम। तो यानी इन उद्योगों में, ये तकनीक में ये काम किया जाता है कि जो भी काम हो, जो भी ऐसे उद्योग लगे, वो प्रदूषण ना फैलाए। क्या नहीं फैलाए? प्रदूषण नहीं फैलाए। या फिर हम कह सकते हैं वो प्रकृति के अनुकूल हो। प्रकृति के क्या हो? अनुकूल हो। ये प्रौद्योगिकी नवाचार हो गया। क्या दिक्कत है? ये एक नंबर में आ सकता है कि प्रौद्योगिकी नवाचार से क्या समझते हैं। तो प्रौद्योगिकी नवाचार में लिखेंगे ये आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग की विशेषता है। इसमें बिना प्रदूषण फैलाए प्रकृति के अनुकूल वस्तु का निर्माण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि धुआं निकल रहा है, चिमनी वाले धुआं निकल रहे हैं और आप काम किए जा रहे हैं। इस तरीके से नहीं होगा, है ना। यहाँ पर कंप्यूटरगत काम होगा। जैसे कंप्यूटर से काम करेंगे तो वहां कहां से आपका प्रदूषण होगा। अगला आपके पास में आ रहा है, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि ऐसे उद्योग, यहां पर लिखा हुआ भी है कि देखिए आप, अपशिष्टों का निस्तारण, अदक्षता को समाप्त करना व प्रदूषण के विरुद्ध काम करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला है संगठनात्मक ढांचा व्यवस्थीकरण। इसमें क्या होगा सर? इनका ढांचा इस तरीके से होगा। संगठनात्मक ढांचा का मतलब क्या है? आप यूं समझिए इसको। चौथा, ढांचा क्या होगा सर? यही तो होगा कि यहां मशीनें होगी, यही तो होगा कि यहां पर क्या होगी, मशीनों के साथ में यहां पर बड़े बड़े मतलब वस्तु का उत्पादन होगा, कौशल वस्तु का विशिष्टीकरण होगा, जो हमने पढ़ा। यहां पर सरकारी कर्मचारी होंगे, है ना, सरकारी कर्मचारी भी होंगे। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है वस्तु का विशिष्टीकरण होगा, श्रम होगा, प्रशासकीय अधिकारियों की आवश्यकता होगी। अगला है अनियमित भौगोलिक वितरण। यहां से क्वेश्चन बन जाता है बेटा। मुझे बताइए आप, हमारे पास में अगला टॉपिक है इसमें से ही पांचवा, अनियमित भौगोलिक वितरण। अनियमित भौगोलिक वितरण। मुझे बताइए, जो बड़े पैमाने वाले उद्योग जो है ना, वो क्या ऐसा होगा कि पूरे हर जगह होंगे? ऐसा तो नहीं होता सर। मान लीजिए कोई छोटा हॉस्पिटल है तो वो तो आपके पास में कहीं भी मिल जाएगा, गांव में मिल जाएगा। लेकिन जो बड़ा हॉस्पिटल होगा, जो पूरे विश्व स्तर का या राज्य स्तर का होगा, वो तो एक जगह ही मिलेगा ना। तो यहां पर इसका अनियमित भौगोलिक वितरण पाया जाएगा।
इसका मतलब क्या है, यहां पर लिखा हुआ है कि ये विश्व के कुल स्थलीय भाग के केवल 10% भाग पर पाए जाते हैं। यानी विनिर्मित जो उद्योग होते हैं वो पूरे विश्व के 10% भूभाग पर पाते हैं, जिसके कारण ये देश के आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं, है ना। इस चीज में आप यहां समझेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि विनिर्मित बड़े उद्योग जो होते हैं वो कुल भूभाग के कितने परसेंट पर पाए जाते हैं, 10% पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन आए तो लगा दीजिएगा, है ना, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में सारा क्या आ गया, अभी तक जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं उनकी विशेषता आ गई। अच्छा, एक चीज और देखिए आप इसमें, यहीं पर दे रखिए, मैं आपको बताऊंगा, बड़ा ही शानदार है, दे रखी तो पढ़ना चाहिए आपको। इसमें देखा कि उद्योग और विनिर्माण उद्योग में क्या अंतर है। तो ये क्या कह रहा है, इसके अंदर ये कह रहा है कि सर जैसे उद्योग का मतलब तो ये होता है कि वहां मशीनें होती है, वहां पर श्रमिक लगे रहते हैं, वहां वस्तु का उत्पादन होता है। लेकिन सर एक बात करें, अगर हम पर्यटन की बात करें, पर्यटन उद्योग की बात करें, ध्यान समझना आप, पर्यटन उद्योग की बात करें तो वहां तो कोई मशीनें नहीं लगी होती है, तो वहां तो कुछ नहीं होता है। तो फिर क्या किया गया है, हमने उद्योग को दो रूप में बांट दिया, दो रूप में कह देते हैं। एक तो हम कह देते हैं उद्योग, ये समझिएगा, एक तो हम कह देते हैं उद्योग और एक कह देते हैं हम विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण। तो जैसे हम पर्यटन की बात करेंगे तो पर्यटन जैसे उद्योग है या मनोरंजन का जो उद्योग है वो उद्योग में आ जाएगा। लेकिन विनिर्माण में हम करेंगे जिन्हें मशीनें काम है चीज दोनों एक ही, लेकिन इसको विशिष्ट रूप से अलग कर दिया गया है। विनिर्माण का मतलब वहां पर मशीनों की बात करेंगे, श्रमिकों की बात करेंगे, जबकि पर्यटन में कोई मशीनें काम नहीं करती है ना, कोई फिल्मी लाइन में, मनोरंजन में कोई मशीनें काम नहीं करती। ओके जी, अब शानदार क्वेश्चन आपके पास में यहां पर आ रहा है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का यहां पर है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब आपसे मैं एक निवेदन कर दूं, एग्जाम में आता है, अभी मैंने प्री बोर्ड भी लिया था अपने स्कूल में, तो वहां पर उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक तो बच्चे लिख देते यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ये ना, ये अलग है। उद्योगों की अवस्थिति का मतलब आप उद्योग ऐसी जगह लगाओ जिससे उसकी लागत कम हो जाए, वस्तु की लागत कम हो जाए, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, तो सबसे पहली बात मैं दो शुरुआत कर रहा हूं, मुझे उद्योग लगाना है। जैसे मान लीजिए मुझे एक उद्योग लगाना है जिसमें बात करें अपन, शक्कर का उद्योग लगाना है, किसका, चीनी उद्योग लगाना है। अब आप खुद देखना, आप खुद ही करेंगे। तो पहली चीज मुझे क्या चाहिए होगी, सर मुझे पहली चीज चाहिए होगी, मुझे गन्ना चाहिए सर। तो मेरे पास में कच्चा माल चाहिए। तो पहला मेरे पास हो गया कच्चे माल तक अभिगम्यता, कच्चे माल तक अभिगम्यता। अभिगम्यता शब्द इसलिए ले रहा हूं, किताब में है, नहीं तो अभिगम्यता का मतलब होता है पहुंच, वहां तक पहुंच होनी चाहिए आपकी। अच्छा, कच्चा माल मिल गया सर हमको। अब कच्चा माल मिल गया तो आपको क्या होना चाहिए सर, कच्चे माल तो तभी आपको मिल गया है। अब कच्चे माल के साथ में क्या होना चाहिए, आपके पास में जो आपके माल है, जो कच्चा माल है, उसको तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए, वहां पर श्रम चाहिए, मजदूर चाहिए। तो मेरे पास में क्या होना चाहिए, श्रम तक अभिगम्यता, श्रम तक अभिगम्यता मुझे ये प्रभावित करेगी कि मैं ऐसी जगह लगाऊंगा जब मुझे मजदूर भी मिल जाए। तीसरा सर, जो आपने कच्चा माल किया उसको प्रोसेसिंग भी करना पड़ेगा, तो शक्ति के साधन चाहिए मुझे सर। तो शक्ति के साधन तक पहुंच, शक्ति के साधनों तक पहुंच होनी चाहिए, बिल्कुल सर। अच्छा, शक्ति के साधन तक पहुंच भी हो गई। अब जो माल भी तैयार हो गया सर, कच्चा माल था, शक्ति के साधन थे और मजदूर थे, माल तैयार हो गया। उस माल को कहां पहुंचाना है, बाजार तक पहुंचाना है। तो बाजारों तक अभिगम्यता, यानी बाजार भी पास में होना चाहिए, बाजारों तक अभिगम्यता, ये भी एक आ गया सर आपके पास में। अच्छा, बाजारों तक अभिगम्यता करेंगे तो वहां तक सामान पहुंचाएंगे तो परिवहन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। अब फोन पर बात भी करेंगे कितना माल चाहिए, इतना नहीं चाहिए। तो परिवहन और संचार तक अभिगम्यता, परिवहन एवं संचार तक अभिगम्यता। मुझे वो कच्चा माल लेकर भी आना था, गन्ने लेकर भी आना है, तैयार माल को बेचना भी है, तो संचार तक अभिगम्यता ये आ गया आपके पास में। अच्छा, और चीज क्या प्रभावित करेगी सर, मुझे जहां फैक्ट्री लगाऊंगा अगर सरकार की नीतियां अच्छी है तो सरकार की नीतियां प्रभावित करेगी। सरकार की नीतियां वो कैसे करेगी सर, अगर कम दाम पर जमीन मिल रही है तो मुझे वो चीजें प्रभावित करेगी, ठीक है। अच्छा, आपके पास भी सारा आ गया। अच्छा, और एक आ रहा है इसमें समूह अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, समूह अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, ये भी है। ये क्या होता है, ये आपके पास एक नंबर का आ जाएगा, समूह अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता। इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, इसका मतलब है, आप उसको यहां पर समझिए, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर देखिए आप,
इसका मतलब ये होता है कि आप जब कोई बड़ा उद्योग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बड़ा उद्योग लगाया यहाँ पर, है ना। जैसे मान लीजिए अभी आपके कोई मंदिर बना है या कोई भी मान लीजिए कोई आपके कोई उद्योग लग गया है। हम छोटे नागपुर के पठार की बात करें, झारखंड की बात करें, तो वहां पर जब खनिज मिलने लगे हैं तो वहां पर क्या हुआ कि लोग वहां पर आने लगे, आसपास से उड़ीसा से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, तो वहां पर मजदूर आ रहे हैं, जहां पर फैक्ट्रियां बन रही है। यानी एक उद्योग लगा था लेकिन उसके बाद में वहां लोग आने लगे, तो लोग आने लगे तो वहां पर क्या हुआ, एक तो परिवहन के साधन हो गए, फिर यहां पर रहेंगे तो उनके लिए क्या बनने पड़े सर, घर बनाने पड़ गए, फिर उनके लिए स्कूल बनने लगे, उनके लिए हॉस्पिटल बनने लगे। तो एक उद्योग लगा था लेकिन उसने सारे अपने आसपास के क्षेत्र को प्रभावित कर दिया, यानी छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म दे दिया। तो समूह अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो बड़ा उद्योग होता है, जो प्रधान उद्योग होता है, वो अपने आसपास छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म दे देता है। समझ रहे हैं आप। तो आप क्या करेंगे, अपने उद्योग को वहां लगाना चाहेंगे जहां पर कोई बड़ा उद्योग लग रहा हो, जिससे आपको वहां पर मजदूर भी आराम से मिल जाएंगे, वहां पर शक्ति के साधन भी आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि वो पहले से काम ले रहे हैं। समझ रहे हैं मेरा आप। तो यह आएगा समूह अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे समूह अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि कोई प्रधान अर्थव्यवस्था यानी कोई बड़ी अर्थव्यवस्था अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म दे देती है। जैसे हम उदाहरण दे देंगे, किसी जगह पर अगर वो मंदिर बनता है, जैसे मान लीजिए राम मंदिर बना है, तो उसके कारण क्या होगा, वहां पर लोग आएंगे तो परिवहन के साधन होंगे, होटल्स बनेंगे, वहां पर उनके रहने के लिए मकान बनेंगे, है ना, काफी चीजें। तो वहां पर सभी को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है। अच्छा, यहां पर कुछ चीज देखिए बाजार तक अभिगम्यता का मतलब समझ गए आप कि यहां पर बाजार होना चाहिए, वहां पर लोग खरीदने वाले तो होने चाहिए, बिना खरीदने वालों के आप कैसे बेचेंगे। ठीक है सर, ओके जी। कच्चे माल तक अभिगम्यता समझ गए आप कि अगर इसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि अगर कच्चा माल आपका वजन हाथ है, जैसे मान लीजिए आप कच्चा माल ला रहे हो गन्ना, और गन्ने से चीनी मिल रही है, गन्ना तो 100 किलो और चीनी मिल रही है 5 किलो, तो आप क्या करेंगे, उस गन्ने को ले जाने के बजाय गन्ने के पास में ही वहां पर आप अपना उद्योग लगा देंगे। और कुछ उद्योग होते हैं, जैसे मान लीजिए आप डेयरी उत्पाद है, कृषि प्रसंस्करण उत्पाद है, दूध उत्पाद है, उनको भी कहां लगाएंगे, जहां पर वो उद्योग कहां लगाएंगे, जहां पर वो मिल रहा है आपको। क्योंकि आप डेयरी मान लीजिए आपने लगाया, डेयरी का आपने लगा दिया और उसको आप लेकर आ रहे हैं, डेयरी उद्योग को आप लेकर आ रहे हैं दूर से, तो वैसे खराब हो जाएगा। तो डेयरी उद्योग हो गया, आपके पास में फल है, आपके पास में सब्जी है, आपके पास में वजन हाथ, जैसे मान लीजिए गन्ना है, अब गन्ना तो इतना भारी होता है, चीनी कम होती है, तो वहीं पर लगाना उसको प्रेफर करेंगे, सब कच्चे माल के हिसाब से। श्रम आपूर्ति समझ गए। शक्ति के साधन बड़ा मोस्ट है, इसको देख लीजिए आप। यहां पर क्वेश्चन आता है कि एल्युमिनियम उद्योग में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है, तो नोट कर लीजिएगा, शक्ति के साधनों की होती है ना। यहां पर लिखा हुआ है कि वे उद्योग जिनमें सबसे अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा के समीप लगाए जाते हैं। तो एल्युमिनियम उद्योग में आपके पास में आएगा कि एल्युमिनियम उद्योग में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है, तो आप लिखेंगे किसकी, शक्ति के साधनों की। ठीक है। परिवहन का भी कर लिया, सरकारी नीति भी कर ली। अच्छा, एक इसमें शानदार है जो आता है, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं, बड़ा ही शानदार है, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है सर, क्या है सर, देखिए स्वच्छंद बोल दें या फुटलूज बोल दें। देखिए स्वच्छंद मतलब आजाद है, कहीं पर जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये उद्योग जो होते हैं ना, ये कच्चे माल से या फिर बाजार से, कच्चे माल से या बाजार से किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, पहली चीज तो। दूसरा, ये उद्योग कच्चे माल बाजार से प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा क्या होता है इनके साथ में, इनके लिए जो आपके लिए कच्चा माल जो होता है ना, वो कहीं से भी, कच्चा माल का मतलब यहां होता है पुर्जे, यहां पर होता है पुर्जे, वो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। आपको कोई जरूरत नहीं होती कि कहीं पर उसको, उसके लिए विशेष आपको लगाना पड़ेगा। तो स्वच्छंद उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल की भार में कमी हो रही, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। ये उद्योग कहीं से भी, ये कच्चा माल कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, तीसरा, इसमें कम उत्पादन होता है, इसमें कम उत्पादन होता है, बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा आपको सब। इसमें श्रम भी क्या चाहिए, कम चाहिए होता है, श्रम भी कम चाहिए होता है। ये उद्योग प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं, बिल्कुल बेटा। आपका क्वेश्चन आ गया और ये आपके अच्छा नंबर हो जाएगा, इसके अंदर 1.5 नंबर का आ गया या 1 नंबर का आ गया, आराम से कर सकते हैं। तो यानी ये उद्योग कच्चे माल बाजार या श्रम से प्रभावित नहीं होते हैं, कच्चे माल या ऊर्जा कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, इनमें कम उत्पादन होता है, श्रम कम चाहिए होता है, प्रदूषण कम फैलाते हैं। और सबसे खास बात है, इसमें परिवहन के लिए
यानी परिवहन के लिए आप सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं। किसका? सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण कारक सड़क होता है, इसके अंदर खास बात होता है। तो ये स्वच्छंद उद्योग लाते हैं। उदाहरण क्या है सर? उदाहरण इसके लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। आपके पास से मोबाइल है ना, इसमें कौन सा पुर्जा चाहिए होता है? जैसे ये है मोबाइल, मान लीजिए एक तरीके से, इसमें कौन सा है? कुछ छोटे छोटे से पुर्जे होंगे, या फिर मोबाइल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल उद्योग इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगला देखिए आप, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। ये क्या होता है वर्गीकरण? आप इसको समझिए। यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा कोशिश करते हैं अपन यहां पर। ये देखिए आप, देखिए उद्योगों का जो वर्गीकरण होता है 3 प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। सर आकार का मतलब क्या होता है? देखिए आकार का मतलब उद्योगों में होता है कि वहां पर उसमें कितने मजदूर काम कर रहे हैं, वहां पर कितने, आकार का मतलब ये थोड़ी होता कितना मोटा है कितना बड़ा है। उद्योग में क्या होगा कि वहां पर मजदूर कितने काम कर रहे हैं, वहां पर मजदूर के बाद में आप कह सकते हैं पूंजी कितनी लग रही है ना? पूंजी के हिसाब से, मजदूर के हिसाब से उत्पाद कितना तैयार हो रहा है, उनको हम आकार के आधार पर कहते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। वैसे कच्चे माल के आधार पर कि आपको कच्चा माल कहां से प्राप्त हो रहा है, तो कृषि आधारित, खनिज आधारित, आपके पास में रसायन आधारित, वन आधारित, पशु आधारित। अब देखिए कुटीर उद्योग की बात करें तो सबसे पहली बात, उद्योगों की सबसे छोटी इकाई, यहां से क्वेश्चन आता है कि उद्योगों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो होती है आपके पास में कुटीर उद्योग होती है। क्या होती है? कुटीर उद्योग होती है। होते क्या है समझिए आप इसमें कुटीर उद्योग में, आगे हम देख लेंगे, जो चीज समझाने की मैं बता दूंगा। कुटीर उद्योग में क्या होता है बेटा, वहां पर जो परिवार के जो लोग होते हैं, कुछ परिवार के सदस्य होते हैं, वो स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करके, जो स्थानीय कच्चा माल होता है उसका प्रयोग करके वहां पर वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और जो तैयार माल होता है उसको खुद उपभोग कर लेते हैं, बच्चों को आसपास भेज देते हैं। तो यानी यहाँ पर कम पूंजी, कम तकनीक का निवेश होता है। सबसे खास बात है परिवार के सदस्य काम करते हैं। लेकिन यही उद्योग वाले सोचे कि अब हमारा उद्योग बढ़ रहा है, तो ये परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों को भी आमंत्रित कर देते हैं, यानी पारिश्रमिक रूप में रख देते हैं। यहां पर जो ये लोग आते हैं ये कुशल होते हैं, ये तो कुछ नहीं थे, ये अर्धकुशल हो सकते हैं। अर्धकुशल, यहां पर अधिक पूंजी, अधिक तकनीक का निवेश होता है, और इसमें तैयार माल को स्थानीय बाजार के अंदर बेचा जाता है। यानी पास में, यहां तो इसमें तो खुद ही उपभोग कर लेते थे, इसमें स्थानीय बाजार तक बेचा जाता है। और जो बड़े विकासशील देश होते हैं, जैसे जनसंख्या वाले भारत है, चीन है, वहां पर छोटे पैमाने के उद्योगों की ज्यादा मात्रा होती है। बड़े पैमाने के उद्योग सर ये पढ़ लिया हमने, कौन से? वस्तु का विशिष्टीकरण, कौशल का विशिष्टीकरण होता है, यंत्रीकरण होता है, वो सब इसकी विशेषता होती है। अब देखिए कृषि आधारित, कृषि आधारित वे उद्योग जिसमें कच्चा माल कृषि से मिलता है, जैसे चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफी, चाय, रबड़। रबड़ कौन सा हो गया भैया, ध्यान रखना, रबड़ कौन सा हो गया? कृषि आधारित हो गया, है ना, रबड़। ठीक है। खनिज आधारित में क्या होगा? धात्विक और अधात्विक, ये आपने पढ़ा हुआ है। और धात्विक 2 होते हैं, लोह और अलोह। लोह में लोह इस्पात, और अलोह में क्या आ जाएगा आपके पास में? एल्युमिनियम उद्योग, रत्न आभूषण, ये जितने भी आ जाएंगे उसमें आ जाएंगे, लोहा वाला और अलोह वाला। अधात्विक में सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन के उद्योग, मार्बल उद्योग, वो सब इसमें आ जाएंगे। रसायन आधारित, जिसमें प्राकृतिक रसायन से आपको कच्चा माल मिलता है, जैसे पेट्रो रसायन इसमें आ जाएगा, प्लास्टिक इसमें आ जाएगा, कृत्रिम रेशा इसमें आ जाएगा, नमक, रासायनिक उर्वरक इसमें आ जाएंगे। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, यही आधे आधे नंबर के क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा आप, है ना, आधे आधे नंबर के। वन आधारित, जिसमें वन के द्वारा कच्चा माल मिलता है, इमारती लकड़ी हो गया, आपके पास में तेल हो गया, है ना, कागज हो गया, कागज भी हो जाएगा, लाख हो जाएगा, वो भी वन आधारित हो जाएगा। पशु आधारित, चमड़ा और ऊन। अगर ये आपको नहीं दिख रहा हो बेटा साफ, तो आप अपनी बुक खोलकर इसको देख सकते हैं, है ना, चमड़ा उद्योग आ जाएगा। अब उत्पाद के आधार पर, ये बड़ा मोस्ट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, मूलभूत और उपभोक्ता सामान। देखिए पहले उपभोक्ता सामान की बात करता हूं। उपभोक्ता सामान वो होता है जिनमें उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से उन चीज का उपभोग कर लेता है बिना किसी दिक्कत के। जैसे मान लीजिए चाय है, बिस्कुट है, वस्त्र है, कोई स्कूटर है, साइकिल है, कार है, वाहन है, सीधा उपभोग कर लेगा। कितने प्रकार के वस्त्र हो जाएंगे। लेकिन आधारभूत उद्योग, ये याद कर लेना कि मूलभूत उद्योग या फिर आधारभूत
भूत उद्योग किसे कहते हैं? ये उद्योग ऐसे होते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। याद रखेंगे आप, ऐसे उद्योग, वापस बोल रहा हूं, देखो आधारभूत, किसी सबका आधारभूत, सबके बेसिक, ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं उन्हें हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं, मूलभूत उद्योग कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, जिसके अंदर अधिकार होता है सरकार का, इसमें ये मान लीजिए आप जो साम्यवादी देश होते हैं, समाजवादी देश होते हैं, चीन जैसे, वो वहां पर ऐसे उद्योगों की मतलब मात्रा ज्यादा होती है। आपका निजी उद्योग, इसमें पूंजीवादी, ध्यान रखना, पूंजीवादी, जो पूंजीवादी देश होते हैं उनका अधिकार होता है। सार्वजनिक में किसका होता है? इसमें समाजवादी देशों का अधिकार होता है। और जो संयुक्त क्षेत्र होते हैं इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, जैसे भारत, सरकारी भी होंगे, निजी भी होंगे। हम उदाहरण समझ सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आपके पास में आपकी OIL है, इंडियन ऑयल लिमिटेड है, या फिर मान लीजिए कोई एरोनॉटिक्स उद्योग है, बड़े जो सरकारी जो होते हैं। आपके निजी क्षेत्र में जो निजी कंपनियां हैं, संयुक्त क्षेत्र में जो दोनों तरफ उसके अंदर दायित्व होता है। तो उद्योगों का वर्गीकरण समझ चुके हैं सर, आकार के आधार पर, कुटीर, छोटा, बड़ा। कुटीर के अंदर सबसे छोटी इकाई है, पैसा कम, पूंजी कम, लोग कम, परिवार के लोग। छोटे पैमाने में आपके पास में बढ़ जाएंगे, बड़े पैमाने में आपके पास में बड़ा विशिष्टीकरण आ जाएगा। यहाँ पर घर के लोग होते हैं, अर्धकुशल होते हैं, यहाँ पर कुशल श्रमिक होते हैं। कृषि आधारित एग्जाम्पल याद कर लेना, 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 100%। उत्पाद के आधार पर मूलभूत और उपभोक्ता, उपभोक्ता जो हम सीधे उपभोग कर रहे हैं, मूलभूत जो अन्य के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। और स्वामित्व में सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। ठीक है बेटा, आप इसमें समझ चुके होंगे, ये चार्ट के माध्यम से आप समझ चुके होंगे उद्योगों का वर्गीकरण क्या होता है, आप सारी चीजें समझ चुके हैं। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से और बात करेंगे, ये कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट पे हम पढ़ेंगे कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना क्या होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर का सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ लेंगे? चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम ये पढ़ लेंगे कि ये जो उद्योग है, कुटीर उद्योग कैसे हैं, लघु उद्योग कैसे हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। और साथ में खास क्वेश्चन आता है उच्च प्रौद्योगिकी की संकल्पना, उसके बारे में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन उसको मैं अलग लेकर ले जाना चाहता हूं जिससे कि हम और बेहतर ढंग से समझ सकें। तो इनको आप रिकॉल कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस और थोड़ा सा पार्ट लेकर इसका आते हैं। आप यूं ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू बेटा।